हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक लेबोरेटरी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। लेबोरेटरी बहुत बड़ी है और बहुत ही विशाल है और इसके अंतर्गत जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्यों हैं? कई बार ऐसी संकल्पनाएं की जाती हैं कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व की पहचान कैसे होगी, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। एक थियोरी भी चलती है, बिग बैंग की थियोरी, आप सभी लोग जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। तो बिग बैंग की थियोरी के हिसाब से, चूंकि एक अवधारणा है, इसके सबूत किस हिसाब से मिलेंगे? इस अवधारणा के हिसाब से ब्रह्मांड क्या केवल एक ही है या फिर कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं? सबसे छोटा जो कण हम मानते हैं परमाणु या उसके अंतर्गत और भी जो सब एटॉमिक लेवल पर कण मौजूद हैं, वे कितने छोटे हैं? क्या उससे छोटा भी कुछ हो सकता है? इस तरह के बहुत सारे सवाल वैज्ञानिकों के मन में और आम इंसानों के मन में भी आते ही हैं। तो ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने के लिए एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी की स्थापना की गई थी। जी हाँ, आज नहीं की गई है, काफ़ी समय पहले की गई थी। फिर सवाल ये हो सकता है कि आज यहाँ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग उसी लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है जिसके परिणाम सामने आए हैं। तो आज के इस डिस्कशन में उस पूरे विषय पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है और हम कर भी रहे हैं। जो टॉपिक है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से खोजे गए 3 नए सब एटॉमिक कण। नए कह ले या कुछ अलग तरह के कण कह ले जिनको पहले कभी नहीं देखा गया था। क्योंकि खोज वही होती है जो पहले नहीं खोजी गई हो या फिर पहले सामान्य तौर पर नहीं देखी गई हो। इस हिसाब से यह खोज महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करें डिस्कशन के पॉइंट से। तो जो मशीन है, एक तरह की लेबोरेटरी है, इसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो बहुत ही विशाल संरचना बनाई गई है। कहाँ पर बनी है इस पर अभी हम बात करेंगे। कैसे कार्य करती है इसको भी देखेंगे। हालिया जो प्रयोग किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। क्या किया गया है, उसके अंतर्गत क्या क्या तथ्य निकल करके आए हैं, क्या नई जानकारी मिली है, परीक्षा में कैसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियां भी हैं जो हमें जाननी जरूरी होंगी, तभी हम इस पूरे विषय को समझ पाएंगे और उस प्रयोग के महत्व को समझ पाएंगे। हालांकि विषय थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको और आसान बनाएं। अन्य प्रमुख खोजें जो इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जरिए की गई होंगी, क्या महत्व रहा है, और एक सवाल। ठीक, ये जो विषय है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड के अंतर्गत जीएस के पेपर 3 से जुड़ता है। ठीक, चलिए, खबर क्या आई? खबर आई, साइंटिस्ट एट सर्न ऑब्जर्व 3 एक्सोटिक पार्टिकल फॉर फर्स्ट टाइम। 3 एक्सोटिक पार्टिकल यानी बाहरी, एक तरह के कह सकते हैं, विदेशी कह सकते हैं, बाह्य कह सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स को खोजा है पहली बार। किसने? सर्न लेबोरेटरी ने। तो अब सर्न का नाम कहां से आ गया? अभी तो हम हैड्रॉन कोलाइडर की बात कर रहे थे, समझेंगे। शुरुआत करते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से क्या है। तो यह एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर है और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर है। पार्टिकल कोलाइडर का मतलब क्या हुआ? इसके अंतर्गत अभी कार्यों में हम और डिस्कस कर लेंगे। ये क्या करता है, एक तरह की बहुत विशाल संरचना बनाई गई है जिसमें सूक्ष्म कणों को, यानी कि परमाणु के अंतर्गत भी जो और सब एटॉमिक लेवल पर जो कण मौजूद हैं, जैसे प्रोटॉन हो सकता है, तो प्रोटॉन जैसे सूक्ष्म कणों को आपस में टकरा करके कुछ नई खोज की जानी इसके अंतर्गत एक तरह से की जा रही है। कणों का अध्ययन बेसिकली हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत किया जा रहा है। जो संरचना है वो 27 किलोमीटर एक लंबा ट्रैक है और एक तरह का ट्रैक लूप है। लूप का मतलब एक सर्कल के आकार में बनाया गया संरचना है। कहाँ मौजूद है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह की एक बहुत ही विशाल संरचना है जो बनाई गई है। हालांकि पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी शुरू से ही हम पूरा मामला डिस्कस करेंगे। 27 किलोमीटर लंबी है और किन 2 देशों की सीमा पर है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस। ठीक है, इनकी सीमा पर बनाई गई है। इसमें अलग अलग सेंटर्स इसके मौजूद हैं जहां पर ये प्रयोग किए जाते हैं। सर्न का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्न के अंतर्गत ही इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और यह जो लेबोरेटरी है ये 100 मीटर भूमिगत यानी जमीन के भीतर मौजूद है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2008 से दिखाई देती है। उसके बाद इस लेबोरेटरी के जरिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज की गई हैं, उन पर भी हम बात कर लेंगे, और सर्न के अंतर्गत आती है। तो सर्न क्या है? सर्न दरअसल यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है जिसकी स्थापना, एक तरह से इसका गठन
1954 के आसपास दिखाई देता है। हालांकि शुरुआत और पहले से कई सारे कन्वेंशंस के अंतर्गत की गई थी, लेकिन गठन इसके बाद दिखाई दिया। काम क्या है इसका? फंडामेंटल फिजिक्स पर रिसर्च करना, यानी मूल भौतिकी के जो सिद्धांत हैं उनको समझना और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना मूलभूत काम है इसका। अब अभी जो कार्य किया गया है उसको जरा समझना जरूरी है, फिर हम कल जो प्रयोग किया गया है उस पर बात करेंगे। तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग बनाई गई है, जिसमें जो सुपर कंडक्टिंग केबल लगाई गई है उसकी लंबाई लगभग 25,000 किलोमीटर है। 25,000 किलोमीटर की एक केबल बिछाई गई है। क्या है सुपर कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग है? एक बहुत विशाल संरचना है, इतना आप समझ गए। इस तरह के लंबे लंबे पाइप्स के अंतर्गत इस व्यवस्था को, इस मैकेनिज्म को तैयार किया गया है। इस तरह के कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट रिंग लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं? ताकि एक सुपर कंडक्टिविटी को प्राप्त किया जा सके, ताकि बिना प्रतिरोध के जरिए या फिर बिना ऊर्जा के ह्रास कराए, बिना ऊर्जा के नुकसान के विद्युत का संचालन किया जा सके। क्यों कर रहे हैं? ताकि विपरीत दिशाओं में प्रकाश की गति से लगभग 2 प्रोटॉन की टक्कर कराई जा सके। प्रोटॉन की टक्कर कराई जा सके। आप जानते हैं एक एटम के अंतर्गत या एक परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 बेसिक चीजें हो सकती हैं। प्रोटॉन कण की टक्कर यहां पर कराई जानी है, तो इतना आसान तो नहीं होगा प्रोटॉन को एक दूसरे से टकरा देना, वो भी तब जबकि कुछ प्रोटॉन इस दिशा से आएंगे और कुछ प्रोटॉन इस दिशा से आएंगे। ये लगभग इतना महीन चीज है कि एक सुई की नोक से दूसरी सुई की नोक को टकरा देना, वो भी एक 10 किलोमीटर लगभग दूरी के अंतराल पर। तो एक सुई से दूसरी सुई की नोक को टकराना अपने आप में बहुत कठिन चुनौती है। ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो प्रयोग है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से भी है क्योंकि इसको जिस तरह से किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक पेन है, इस पेन के 2 सिरों को जब आपस में टकराया जाएगा तो टक्कर इतनी विशाल हो सकती है कि इसके जो खंड खंड है टूट करके अलग हो जाए। तो ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के स्तर पर जब प्रोटॉन टूटेगा तो उससे और कौन कौन से छोटे कण प्राप्त हो सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स द्वारा बनाया गया एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन्स को एक बीम में रखता है। क्योंकि इतना बड़ा एरिया है उसमें प्रोटॉन्स की जब बम्बार्डिंग की जाएगी तो ऐसा हो सकता है प्रोटॉन्स किसी वॉल पर टकरा जाएं, तो उनको एक पतली बीम में रखा जाए ताकि जो टक्कर है वो और आसानी से हो सके। ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरह से इसको कार्य करने के लिए बनाया गया है। और एक बात और जो समझने की है, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रिज भी हो सकता है दुनिया का। कैसे? क्योंकि इसको ठंडा रखने के लिए लगभग -271.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हीलियम प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। लिक्विड हीलियम का उपयोग करते हैं इसमें। कुछ बेसिक टर्म है जो आपको समझ लेना है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं इसलिए इसको भी समझना जरूरी है। ठीक, तो इस तरह से एक मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे टक्कर होती है। इधर से प्रोटॉन्स आएंगे, इधर से आएंगे, और यहाँ पर कहीं पर जब टक्कर होगी उसके बाद मेन रिसर्च का काम शुरू होगा। उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन से कण प्राप्त हुए। तो जो हालिया प्रयोग है वह कैसे किया गया? लगभग 3 साल बाद लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को फिर से शुरू किया गया है अप्रैल 2022 में, और ऐसी संकल्पना की गई थी लगभग प्रति सेकंड इसमें 1.6 बिलियन प्रोटॉन से प्रोटॉन को टकराया जाएगा। तो यह जो प्रयोग है इसको लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी लैब के अंतर्गत किया गया है। LHCb इसको कहते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कई सारे जो अलग अलग लैब्स हैं, जैसे एक एटलस है वैसे ही एक ये है। तो एक कण है जिसको कहा गया है ब्यूटी क्वार्क या फिर बी क्वार्क। तो इस कण में यह पूरा अध्ययन किया गया है, और इस अध्ययन में मैटर और एंटी मैटर के बीच के अंतर की जांच की गई है। यह अगर कोई पूछे रिसर्च क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैटर और एंटी मैटर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। शब्द अभी कठिन लग रहे होंगे, अभी आसान हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा 3 पहले कभी ना देखे गए कणों की जानकारी भी मिली है। सब एटॉमिक लेवल पर कौन कौन से कण मिले हैं, किस तरह के वे कण हैं, उन पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ कण हैं उसमें एक है पेंटा क्वार्क, दूसरा है टेट्रा क्वार्क की पहली जोड़ी मिली है। तो इन मिश्रित कणों में क्वार्क के बंधने की प्रक्रिया की जानकारी मिल सकती है। अब हो गया कंफ्यूजन, अब समझ में आने के लिए बात थोड़ी सी जटिल हो गई है। पेंटा क्वार्क क्या है, टेट्रा क्वार्क क्या है, और ये बेसिकली क्वार्क क्या है ना? सवाल तो यही होगा कि क्वार्क क्या है, समझ में नहीं आएगा अब यहाँ से। तो इसको हम जोड़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों से, तब ये बात समझ में आएगी। इसमें सबसे पहले बात लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से शुरू करते हैं।
तो हेड्रॉन कोलाइडर, चूंकि लार्ज का मतलब अपने आप में पता चल गया कि बड़ा है, हेड्रॉन का मतलब क्या हुआ, कोलाइडर का मतलब हुआ आपस में टकराने वाली कोई प्रक्रिया, कोलाइड करना। हेड्रॉन का मतलब हुआ, हेड्रॉन दरअसल सब एटॉमिक लेवल पर जो कण है उनको दर्शाता है। इसमें बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीजें आती हैं। आप सभी जानते हैं एक एटम, एक जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के लगभग बनता है, तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कहते हैं हेड्रॉन। चूंकि भारी कण हैं, याद रखिएगा, ठीक, इसलिए इन्हें कहते हैं हेड्रॉन। वहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा लेप्टॉन्स के अंतर्गत। केवल शब्द समझ लेना है कि शब्द ऐसा भी कोई शब्द है, ऐसा भी कोई शब्द है, किससे संबंधित है इसके बारे में जानकारी समझ लीजिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया हमें करानी नहीं है, परीक्षा में इतना जटिल पूछा भी नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से शब्दों से परिचित होना बहुत आवश्यक है। तो हेड्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेप्टॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर अन्य हल्के कण, ठीक है, लेप्टॉन्स में आते हैं हल्के कण। अब शब्द आएगा क्वार्क का। तो हेड्रॉन को जब आप तोड़ देंगे, प्रोटॉन को तोड़ देंगे, न्यूट्रॉन को तोड़ देंगे, तो फिर आएगा क्वार्क। ठीक, क्वार्क पर जाने से पहले थोड़े से शब्द और समझ लें। तो जो कण है या फिर हम कहें एटम है, तो एटम में है लेप्टॉन्स और हेड्रॉन। अब अगर हेड्रॉन को विभाजित करेंगे तो दो तरह के शब्द हमें और मिल जाते हैं। एक क्या है, मेसॉन्स और बेरियॉन्स। जो बेरियॉन्स हैं वो सबसे भारी हैं, उसके बाद कुछ हल्के हैं मेसॉन, और फिर सबसे हल्के हैं लेप्टॉन। ठीक, इतना समझ लीजिए। फिर बारी आएगी क्वार्क की। जब हेड्रॉन को ब्रेक करेंगे तब मिलेंगे हमें क्वार्क, यानी कि जब प्रोटॉन को तोड़ा तब मिला क्वार्क। ठीक, तो ये एक तरह का एलिमेंट्री कण माना गया है, प्राथमिक कण माना गया है। कुछ नाम दे दिए गए हैं क्वार्क को, जिसके हिसाब से इनको हम समझ सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। 6 फ्लेवर्स इनको कहा जाता है, फ्लेवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 फ्लेवर्स दिख जाएंगे। ये जो पर्पल कलर से यहाँ पर दिए हुए हैं ये है क्वार्क। बाकी पर अभी ध्यान मत दीजिए, केवल क्वार्क पर ध्यान दीजिए। क्वार्क है अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ठीक, तो यही अलग अलग मिलकर के अलग अलग तरह से परमाणु के निर्माण में सहायक हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं लेप्टॉन्स। ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं, लेप्टॉन्स पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, केवल नाम समझ लें। कौन कौन से एग्जाम्पल में आते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। उसके बाद आ जाते हैं बोसॉन। ठीक, तो बोसॉन बेसिकली पार्टिकल ना होकर के एक ऐसी फोर्स कैरियर माने जाते हैं जो एक मैटर के निर्माण में सहायक होते हैं। मैटर यानी कोई भी पदार्थ, जब कण भौतिकी के अंतर्गत बहुत सूक्ष्म तरीके से पढ़ेंगे, तो इसका जब आविष्कार किया गया, मतलब काफी समय पहले ऐसा माना जाता था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए मैटर की उत्पत्ति होनी आवश्यक है। तो मैटर की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कोई तो मूलभूत कण रहा होगा। वहीं पर बोसॉन कणों की बात आई थी, अभी हम थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेंगे। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं क्वार्क पर। तो क्वार्क है अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ठीक है, तो एक एक जो परमाणु है, अभी तक जो परमाणु के अंतर्गत हम बात कर रहे थे हेड्रॉन की। ठीक है, तो हेड्रॉन में जो क्वार्क थे, क्वार्क मिलकर के बन रहे थे, लगभग 3 क्वार्क से मिलकर के हेड्रॉन बन रहा था। कहीं पर 2 थे, लेकिन अब क्या ढूंढ लिया गया है, पेंटा क्वार्क और टेट्रा क्वार्क की पहली जोड़ी, यानी एक में 5 तरह के क्वार्क, एक में 4 तरह के क्वार्क। ये एक नई बात है इस पूरी खोज में कि अभी तक जितने भी क्वार्क मिल रहे थे उस तरह से नहीं थे। तो ये क्वार्क मिला है नेगेटिव चार्ज, बी मेसॉन, उसके 6 का विश्लेषण किया जा रहा है। ये पेंटा क्वार्क के अंतर्गत है। मान लीजिए इसमें एक अप होगा, एक डाउन होगा, चार्म का एंटी चार्म और नॉर्मल चार्म भी हो सकता है और एक स्ट्रेंज हो सकता है। क्वार्क का बेसिकली नाम है, देखा नहीं जा रहा है, कोई फोटो तस्वीर उपलब्ध इस तरह से नहीं है। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से तय किया गया है, उनकी जो स्पीड है उसके हिसाब से तय किया गया है कि ये कितना मास लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से एक 5 स्तर पर क्वार्क वाली एक संरचना दिखी है, एक 4 क्वार्क वाली, इसलिए इनको ऐसा कहा गया है कि ये विदेशी हैं, मतलब कि एक्सोटिक हैं। हमारे अंतर्गत जितना हमने विश्लेषण किया है अभी तक ये नहीं मिले हैं, इस हिसाब से ये संरचना महत्वपूर्ण हो गई। इसका अगर हम महत्व समझे तो आप ये समझिए पहले कि ये जो विश्लेषण किया जा रहा है कितने ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर कर रहे हैं। मान लीजिए एक रेत है, रेत का कण होता है 1 मिलीमीटर। ठीक, कोई पॉलन है 100 माइक्रोमीटर,
जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो होती हैं 10 माइक्रोमीटर। वायरस पर अगर आप आएंगे तो 100 नैनोमीटर पर वायरस की संरचना होती है लगभग। ठीक, प्रोटीन पर आएंगे तो 10 नैनोमीटर पर, डीएनए 2 नैनोमीटर, और यहाँ अगर आप आएंगे एटम पर, एटम 0.1 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर तक एटम की संरचना है। अब आप जब एटम को तोड़ देंगे तो फिर आएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो उसके अंदर आएगा क्वार्क, जिस पर हम बात कर रहे हैं। यानी संरचना इतनी सूक्ष्म है कि उस पर उसके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक स्केल दी हुई है जहाँ पर 10⁻0 मीटर एक व्यक्ति की स्थिति दिखाई गई है। क्वार्क की कितनी है? 10⁻18। ठीक है, यानी एटो स्केल। यहाँ पर मीटर के बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। अगर आप आगे जाएंगे तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और यूटा। तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसको कहा गया है 10⁻27 तक एक यूनिवर्स की संरचना इतनी विशाल हो सकती है। और जो सबसे छोटा इस वक्त हम एक आयाम मान रहे हैं वो है क्वार्क का। तो इसके लेवल पर जब रिसर्च की जा रही है तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत जो ब्रह्मांड की थ्योरी है बिग बैंग की, लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13.8 बिलियन साल पहले माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। एक छोटे से डेंस एनर्जी से इसकी पूरी शुरुआत मानी जाती है। ठीक, तो एक पूरी घटना है जो आगे बढ़ते बढ़ते आज का ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है। इसमें कई तरह की संकल्पनाएं मौजूद हैं कि क्या जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ा था या कोई कई और दिशाओं में बढ़ा था? ब्रह्मांड की फैब्रिक क्या हो सकती है? एक सवाल ये भी है कि ब्रह्मांड की जो संरचना है, मान लीजिए कोई कपड़ा होता है तो कपड़े को बुना जाता है, कुछ ऐसी ही ब्रह्मांड की संरचना है। तो ये किस तरह से बुनी गई है, मतलब इतनी सूक्ष्म है कि इसकी बुनावट क्या है। ठीक, दूसरी चीज ये है कि इसका आकार क्या है, यानी जो अगर पृथ्वी मान लीजिए गोल है तो क्या ब्रह्मांड भी गोलाकार है, या फिर इस तरह से है, या फिर मल्टी लेयर्ड है, या फिर फ्लैट है। तो अलग अलग तरह से आकार के बारे में भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसी क्यूरियोसिटी हमेशा से ही मनुष्य को होती रही है। अभी ब्रह्मांड का अगर आप संरचना इसकी देखेंगे तो इसमें लगभग 24% डार्क मैटर है। ठीक, यहां दिया हुआ है। इसमें 4% गैस है, 71.5% डार्क एनर्जी है। ठीक, और 0.5% में जो भी आप प्लैनेट्स वगैरह जानते हैं वो मौजूद हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स। 0.5% पर, यानी कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए रह गया, पता कैसे चलेगा? इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो रिसर्च है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई तरह की चीज़ों के बारे में पता चल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में एक स्तर से एक छोर से अंदर जाकर के किसी दूसरे छोर पर निकला जा सके, जिसके मुताबिक संकल्पना निकलती है टाइम ट्रैवल की। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ब्लैक होल की संकल्पना के बारे में पता चल सके। हालांकि कई सारी जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो ऐसी शंकाएं जताई गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो मशीन है अपने आप में एक ब्लैक होल का निर्माण कर दे। ब्लैक होल का निर्माण कैसे कर दे? जब दो प्रोटॉन्स की टक्कर मान लीजिए कराई जा रही तो अपने आप में इस तरह से कोलाइड हो जाए कि उससे एक माइक्रो लेवल पर एक बहुत ही सूक्ष्म ब्लैक होल की स्थापना हो जाए या ब्लैक होल बन जाए। हालांकि बाद के निष्कर्षों में इस बात को खारिज किया गया था। ठीक, तो अब अगर हम बात करें कुछ अन्य प्रमुख खोजों की, तो अभी की जो खोज है वो तो महत्वपूर्ण है ही। जुलाई 2012 में LHC का जब पहला रन किया गया था तब पता चला था हिग्स बोसोन का। अभी हम बोसोन कणों की बात कर रहे थे। इनको तब कहा जाता था गॉड पार्टिकल, आज भी ऐसा कहते हैं। गॉड पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसे कण हैं जिनकी काफी समय पहले संकल्पना की गई थी कि ऐसे कोई कण मौजूद होने चाहिए, यानी कि ऐसे कण जो इस मैटर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, एक तरह का फोर्स कैरिंग कण है। जो भी फोर्स मौजूद है वो इन कणों के अंतर्गत ही मौजूद है इस पूरी ब्रह्मांड की संरचना में। ठीक, इसके अलावा सब एटॉमिक जो पार्टिकल है उनके बारे में पता चला, यानी बेसिकली पता चला पूरा हिग्स सिस्टम, जिसको 1960 के दशक में, 1960 के मध्य में ऐसी संकल्पनाएं की जाती थी कि ऐसा कुछ मौजूद हो सकता है, और उसके बारे में हमें फाइनली प्रूफ मिल गया कि वाकई में ऐसी चीजें मौजूद है और कण का ये लेवल भी मौजूद है। तो हिग्स बोसोन की जब खोज की गई तो इसका फाइनली नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ पीटर हिग्स को और एंगलर्ट को। 2013 का नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में ये दिया गया था। ठीक, अपने आप में कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज हो सकती है आप समझ सकते हैं।
तो हिग्स दरअसल हिग्स बोसोन और इससे संबंधित जो ऊर्जा क्षेत्र है वो ब्रह्मांड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसी जानकारी पता चली। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो अपने आप में जानने के लिए ये भी हो सकता है अगर परीक्षा में ये जोड़ करके दे दिया जाए कि क्वार्क क्या है, या क्वार्क से संबंधित जो हमने शब्दों की चर्चा की है, अन्य जो शब्द मौजूद हैं, अगर उससे कोई क्वेश्चन बना दिया जाए किससे संबंधित है, कण भौतिकी से है, किसी और से है, तो एटलीस्ट उसका जवाब आपके पास हो। ठीक है, बाकी इस तरह की चीज़ों के बारे में अवेयर रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक काफ़ी समय पहले से ये संरचना बनाई गई थी, वैज्ञानिक जगत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। ऐसे में परीक्षा के लिए भी कोई MCQ वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ हम भी डिस्कस कर लें। सवाल क्या है, कण भौतिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, क्वार्क मिलकर हेड्रॉन का निर्माण करते हैं जो किसी परमाणु की संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की स्थापना CERN के अंतर्गत की गई है और CERN को 1965 में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। पता चलेगा कि आपने इस पूरा एनालिसिस को कितना फोकस करते हुए सुना है। तो आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।